अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमें पता है एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है वो टू टाइप्स की होती है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एटम की फिगर हो गई, ये एटम हुआ, ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मोशन एक तो होती है ऑर्बिटल मोशन और दूसरी होती है स्पिन मोशन। अच्छा, ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होती है? करंट प्रोड्यूस होता है, और स्पिन मोशन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। हमें पता है मोशन जो इलेक्ट्रॉन होती है या किसी चार्ज की, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस केस में मोशन टू टाइप्स की है, तो करंट भी दो टाइप्स का होगा। एक होगा ऑर्बिटल करंट, दूसरा होगा स्पिन करंट। तो मैं कह सकता हूँ जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है आई, और करंट की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसी बुनियाद पर हम लोग सॉलिड्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारे पास डायामैग्नेटिक सॉलिड्स, डायामैग्नेटिक मटीरियल या सॉलिड्स। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, किस वजह से? ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो दोनों आपस में ज़ीरो के बराबर होती हैं, और दोनों का मजमूआ ज़ीरो के बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों जो होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? कैंसल आउट कर देती हैं, कैंसल कर देती हैं, एक दूसरे के असल को ज़ायल कर देती हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उनका क्या आता है? ज़ीरो के बराबर आता है। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। देखें सर, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए राइट हैंड निकालेंगे। देखिए सर, इलेक्ट्रॉनिक करंट है एंटी क्लॉकवाइज, इस फिगर के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज। थंब जो होता है वो क्या देता है? राइट हैंड रूल के मुताबिक वो नॉर्थ पोल देता है। तो इस डायग्राम के मुताबिक मैं अपने हाथ को, राइट हैंड को ऐसे रखूँगा, थंब ऊपर की जानिब क्या दे रहा है? नॉर्थ पोल दे रहा है। ऊपर की जानिब क्या हुआ? नॉर्थ पोल हुआ। तो नीचे ऑटोमेटिकली क्या होगा? साउथ पोल होगा। तो उन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो नीचे से ऊपर की जानिब, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्पिन भी मूव कर रहा है, और स्पिन मोशन की वजह से भी तो करंट प्रोड्यूस होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसकी जो स्पिन मोशन की डायरेक्शन होती है वो यहाँ पर क्या होती है? इन डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो होती है क्लॉकवाइज। अच्छा, इसकी स्पिन क्या होती है? क्लॉकवाइज। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो भी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम लोग इस क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड निकालेंगे। याद रखें, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें ऊपर से देखना पड़ता है। कहाँ से? ऊपर से। तो देखें सर, डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ क्लॉकवाइज, और जो मेरा थंब है वो क्या दे रहा है? वो नॉर्थ पोल, वो नीचे की जानिब, यानी कि नॉर्थ पोल हुआ नीचे की जानिब बाय राइट हैंड रूल। ऑटोमेटिकली साउथ पोल ऊपर की जानिब होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है? नीचे की जानिब। तो देखा जाए ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? नीचे से ऊपर की जानिब। और स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है बी की, वो ऊपर से नीचे की जानिब है। तो इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसीलिए कहा जाता है ये दोनों आपस में कैंसिल कर देती हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है इन डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। सेकेंड है हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता। और ये दोनों आपस में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? हेल्पिंग ईच अदर। ये दोनों फील्ड्स आपस में हेल्प कर देती हैं, और नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो के बराबर यहाँ पर नहीं आता। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला है? एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया।
इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिट में मूव करता है। तो करंट भी हुआ एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं इस करंट की, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या होगी, नीचे से ऊपर की जानिब। तो नॉर्थ पोल क्या हुआ, ऊपर की जानिब, ये हुआ नॉर्थ पोल, नीचे हुआ साउथ पोल, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अच्छा, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट भी हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग अपना राइट हैंड निकालेंगे। ये हुआ गया राइट हैंड। अच्छा, ये फिंगर जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। थंब क्या देगा, नॉर्थ पोल को शो करेगा। तो ऊपर की जानिब क्या हुआ, नॉर्थ पोल हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और नीचे क्या हो गया, साउथ पोल। अब देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की जानिब है। तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो आपस में कैंसल आउट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर सेम है। लेकिन डायमैग्नेटिक के अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी अपोजिट, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों ने आपस में कैंसिल कर दिया। यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाती। और हर एटम जो होता है वो एक डाइपोल मोमेंट शो करता है। तो कहा जा सकता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एवरी जो एटम होता है वो क्या शो करता है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो करता है। क्या भला, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसे कहा जाता है मैग्नेटाइज मटेरियल। अच्छा, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोई एटम जो था वो डाइपोल मोमेंट शो नहीं कर रहा था, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हर एटम जो था वो डाइपोल मोमेंट शो कर रहा था। अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। इस मटेरियल के अंदर मुख्तलिफ एटम्स, एक नहीं, सिंगल एटम नहीं। सिंगल एटम कहाँ पर होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर सिंगल एटम क्या शो करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मुख्तलिफ एटम्स जो होते हैं क्या होते हैं, एटम शो करते हैं डाइपोल मोमेंट। मुख्तलिफ एटम, बहुत सारे एटम्स, और ये एटम्स आपस में कोऑपरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और मदद की वजह से मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलकर भी क्या बना देते हैं, डाइपोल मोमेंट बना देते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मटेरियल है, ये क्या है, एक मटेरियल है जिसे आप लोग फ़र्ज़ कर लें आयरन है। ये हमारे पास क्या है, आयरन है। इसमें मुख्तलिफ एटम्स मिलकर आपस में डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। ये फ़र्ज़ करें ये इस आयरन का एक हिस्सा है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, और बहुत सारे एटम जो होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये बहुत सारे एटम्स हैं। सिमिलरली ये कुछ हिस्सा है इस मटेरियल का, इस मटेरियल में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी हुई सेम, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, ये तीसरा हिस्सा हो गया, तीसरे हिस्से में भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम इस डायरेक्शन में, ये चौथा, ये पांचवा। सारे हिस्सों में जो मैग्नेटिक फील्ड जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती हैं वो सेम होती हैं। क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसीलिए ये कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, ये इस मटेरियल के डिफरेंट हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर एक हिस्से को कहा जाता है डोमेन। क्या बोलते हैं सर, हम लोग इसे डोमेन कहते हैं। और हर डोमेन के अंदर जो एटम्स की तादाद होती है वो होती है 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स होते हैं। और इतने एटम्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है, ये क्या है, एक एटम है। इसका एक सिरा है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। जब किसी एटम में दो पोल आपस में अलहदा हो जाएं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो एटम क्या कहलाता है, वो कहलाता है डाइपोल एटम। ये क्या है, एटम है हमारे पास। सिमिलरली एक नेक्स्ट एटम है ये वाला, इसके भी 2 पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। सिमिलरली ये थर्ड एटम है, इसका भी एक सिरा है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल, ये नॉर्थ ये साउथ।
अच्छा, नॉर्थ जो साउथ है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली नॉर्थ साउथ आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ से साउथ की जानब क्या हुई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली नॉर्थ से साउथ की जानब हुई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है इन टू द मैग्नेट, वो नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। मैंने पहले बता रखा है पिछले लेक्चर में, इन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल। ये ओवरऑल जो एटम है, एटम इन एटम्स का ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये वाला है। इसका ये सिरा हो गया नॉर्थ और ये हुआ साउथ पोल। तो इसीलिए कहा जाता है एक डोमेन के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होती। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो के बराबर नहीं होती, बल्कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ओवरऑल वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो के बराबर होती है ओवरऑल। लेकिन हर डोमेन के अंदर, ईच डोमेन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होती। ये चीज़ याद रखें, हर डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो के बराबर नहीं, लेकिन ओवरऑल मैग्नेटिक मटेरियल की, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है। ये एमसीक्यूज़ आ जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक डोमेन की है। याद रखें, जब किसी एटम या किसी मटेरियल में दो पोल्स बन जाए, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, और दोनों आपस में अलहदा हो जाएं, तो उस एटम को क्या कहते हैं, डाइपोल एटम कहते हैं या डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार डाइपोल मोमेंट का जिक्र कर रहा हूँ। और वो डाइपोल मोमेंट क्या देता है हमें पता है, वो मैग्नेटिक फील्ड देता है। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला जो लेक्चर है ये पिछला लेक्चर है, इसे कैंसिल कर दें, इसे छोड़ दें। अच्छा देखते हैं इसी लेक्चर का एमसीक्यूज। टिप ऑफ द नीडल गिव्स मैग्नेटिज्म ड्यू टू, किस वजह से मैग्नेटिज्म देती है, ड्यू टू डोमेन फॉर्मेशन। डोमेन फॉर्मेशन की वजह से, डोमेन की वजह से देती है फॉर्मेशन। इसका आंसर क्या हुआ, डोमेन फॉर्मेशन। अच्छा फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फ़र्ज़ करें आयरन है। ये क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, ये डोमेन्स हो गई। अच्छा, हर डोमेन के अंदर क्या होते हैं, हर डोमेन के अंदर डाइपोल मोमेंट होते हैं। ये फ़र्ज़ करें डाइपोल मोमेंट है। अच्छा, इसी मटेरियल के अंदर हम लोग एक्सटर्नल अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हुई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बी क्या हुई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुई। अच्छा, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से पहले हमने देखा था जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, हर डोमेन के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो थी वो डिफरेंट थी। इस डोमेन के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस जानिब, इसमें इस जानिब, ऊपर की जानिब इसमें, इस यानी कि डिफरेंट थी हर डोमेन में। लेकिन जब आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो डाइपोल मोमेंट हैं डिफरेंट डोमेन्स में, उनकी अलाइनमेंट जो होती है वो शुरू हो जाती है, वो सेम डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ये डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस डोमेन के अंदर भी डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, और इसमें भी सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में। यानी कि सब डोमेन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होना शुरू हो जाती है। जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, इन डाइपोल मोमेंट की जो अलाइनमेंट है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एक ख़ास मैग्नेटिक फील्ड पर ये जो डाइपोल मोमेंट है वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड कंडीशन कहा जाता है। सैचुरेटेड कंडीशन होती है या सैचुरेशन बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। जब सारे डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएँ, वो सैचुरेशन कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी टेम्परेचर। इसके बारे में एमसीक्यू आता है, टेम्परेचर एट विच जहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो पैरा बन जाते हैं। उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। अच्छा, अगर हम लोग इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इस फ़र्क ये पड़ता है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन है वो लेस होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़, जो डोमेन होती हैं, डोमेन्स लेस अलाइन, वो लेस अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, उनकी तरतीब में चेंज आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 750 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, केल्विन में देखा जाए तो वो बनता है 1023 केल्विन।
दोबारा सुने, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उनकी डोमेन जो होती हैं वो लेस अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर बढ़ाते जाएं डोमेन्स की जो अलाइनमेंट होती हैं वो भी कम होती जाती हैं। एक ख़ास टेम्परेचर पर ये जो डोमेन्स होती हैं इस मटेरियल की वो ख़त्म हो जाती हैं। उस मटेरियल को आप लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कोई डोमेन्स का जिक्र नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।